हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, अभी एससीओ का मीटिंग हुआ है इस्लामाबाद में। तो हम देख लेते हैं एससीओ है क्या और विशेषकर भारत के संदर्भ में ये कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। एससीओ इस्लामाबाद में इसका शिखर सम्मेलन हुआ है, 23वीं बैठक हुई है। इसमें भारत भी उपस्थित रहा है और भारत ने जो संदेश देने की कोशिश की वो ये था कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। भारत की भागीदारी संयमित रही है और पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने के किसी भी प्रयास का उन्होंने खंडन किया है। एससीओ की 2024 की अध्यक्षता किसने की है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की है। इसमें एजेंडा क्या डिस्कस किया गया है? तो अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यावरण, समाजशास्त्र और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित था। इसके अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद विरोध पर महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई। जो अगला 24वां बैठक होगा वो अक्टूबर 2025 में रूस में आयोजित किया जाएगा, जहां पर काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिलेंगे। बैठक के बाद जो महत्वपूर्ण आउटकम आए हैं वो देख लीजिए। तो आर्थिक सहयोग, एमएसएमई और रोजगार सृजन पर जोर देते हुए सतत आर्थिक विकास, हरित विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल का कई देशों ने समर्थन किया है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल और यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ इसके एकीकरण के लिए समर्थन की पुष्टि की गई। लेकिन भारत ने वन बेल्ट वन रोड पहल का विरोध किया क्योंकि इस परियोजना में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपेक शामिल है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है और भारत इस क्षेत्र को अपना अंग मानता है। नेक्स्ट है जलवायु कार्रवाई। जलवायु परिवर्तन पर एक विशेष कार्य समूह की स्थापना सहित जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा कोष पर सहयोग और बाजार तथा गेहूं जैसी जलवायु अनुकूल फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। मानवीय और सांस्कृतिक सहयोग पर बल दिया गया है। इसमें एससीओ खेल कूद की योजनाओं के साथ ही संस्कृति, खेल और युवा कूटनीतिक सहयोग को गहन किया जाएगा। एससीओ का विस्तार किया गया है। बेलारूस इसमें नया देश शामिल हो गया है और एससीओ वित्तीय संरचनाओं को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई है। 3 चुनौतियों का उल्लेख भारत ने किया है, वो है आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद पर प्रकाश डाला। ये प्रमुख चुनौतियां हैं जिससे निपटने का लक्ष्य एससीओ ने रखा है। इस साल के एससीओ समिट में प्रधानमंत्री की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। उन्होंने 8 परिणाम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया है। पहला है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य के विचार पर संवाद स्थापित करना। दूसरा है एससीओ स्टार्टअप फोरम और नवाचार। एससीओ स्टार्टअप फोरम स्टार्टअप एवं नवाचार एवं पारंपरिक चिकित्सा पर एसडब्ल्यूजी जैसी भारतीय पहलों के परिणामों पर एससीओ सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया है। उसके बाद है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डीपीआई और डिजिटल समावेशन एससीओ सहयोग ढांचे का हिस्सा बन गया है। चौथा है मिशन लाइफ एंड स्थिरता। एससीओ संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन लाइफ से प्रेरणा ले रहा है। पांचवा है वैश्विक खाद्य सुरक्षा, बाजार जैसे जलवायु अनुकूल और पौष्टिक अनाजों के उपयोग को बढ़ावा देकर वैश्विक खाद्य सुरक्षा एवं पोषण को बढ़ाना। छठा है निष्पक्ष कनेक्टिविटी परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और एससीओ चार्टर के लक्ष्यों एवं सिद्धांतों के अनुसार निष्पक्ष और संतुलित कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बनाए रखना। सातवां है खुला व्यापार, नियम आधारित गैर भेदभावपूर्ण खुले, निष्पक्ष, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर फिर से जोर देना, जिसका मूल डब्ल्यूटीओ है। आठवां है बहुपक्षीयवाद और विकास, संरक्षणवादी कार्रवाइयों, एक तरफा प्रतिबंधों और व्यापार प्रतिबंधों का विरोध करना जो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कमजोर करते हैं और वैश्विक सतत विकास में बाधा डालते हैं। अब देखते हैं कि एससीओ की स्थापना कब हुई, उनमें सदस्य संख्या कितनी है और इसका लक्ष्य क्या है। यूरेशिया और दक्षिण एशिया। एससीओ एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसकी स्थापना चीन और रूस ने 2001 में की थी। शुरू में यह यूरेशिया गठबंधन था, लेकिन 2017 में
भारत और पाकिस्तान के शामिल होने के बाद इसका विस्तार हुआ है। ईरान 2023 में इसका सदस्य बना, जबकि 2024 में बेलारूस को इसकी सदस्यता दी गई है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या देखें तो 10 हो गई है। चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस इसके सदस्य हैं। इसके महत्व की चर्चा करें तो चीन और भारत दोनों के सदस्य होने के कारण एशियो जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय गठबंधन है, एक ऐसा कारक जो इसके आर्थिक प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एशियो वैश्विक आबादी का 40% का प्रतिनिधित्व करता है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% और यूरेशिया के 60% क्षेत्र को कवर करता है। एशियो की स्थापना चूंकि 9/11 के हमले के बाद की गई थी, अतः आतंकवाद का मुकाबला करना इसका मुख्य लक्ष्य रहा है। इसके साथ ही रूस और चीन के लिए एशियो एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के उनके रणनीतिक प्रयासों का केंद्र बना हुआ है। अब देखते हैं कि एशियो की सीमाएं क्या है और भारत बहुसंरेख और असंतोष की स्थिति क्या है। एशियो के साथ भारत का जुड़ाव इसकी बहुसंरेखन की एक प्रमुख झलक है और क्षेत्रीय सहयोग के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। एशियो जैसे क्षेत्रीय संगठन को चीन के प्रभुत्व के आगे झुकने से रोकना महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब दुनिया बीजिंग पर जटिल निर्भरता से जूझ रही है और देश के एक तरफा कदमों और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना का मुकाबला करने के लिए बढ़ते प्रयास हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत को एशियो से प्रत्यक्ष रूप से कोई खास लाभ नहीं मिलता। वो देखते हैं कैसे। ईरान और रूस पर प्रतिबंध और दोनों के साथ व्यापार पर सीमाओं को देखते हुए उसे यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी भागीदारी रखनी चाहिए कि इस क्षेत्र पर चीन का दबदबा ना हो। दूसरा क्या है कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एशियो के साथ बीजिंग की भागीदारी इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ी हुई है, जिसका भारत छोड़कर अधिकांश एशियो सदस्यों ने समर्थन किया है। तो क्या भारत को एशियो के साथ अपनी भागीदारी जारी रखनी चाहिए? यूक्रेन युद्ध के कारण चीन को संतुलित करने की रूस की क्षमता कमजोर हो गई है, जिससे बीजिंग पर उसकी निर्भरता बढ़ गई है। साथ ही मध्य पूर्व की घटनाओं ने ईरान को रूस, चीन और उत्तर कोरिया की सत्तावादी धुरी के और भी करीब ला दिया है। इसलिए व्यवहारिक कारणों से भारत को एशियो के साथ अपनी भागीदारी जारी रखनी चाहिए। इसके अलावा देखें तो भारत के बिना एशियो पश्चिमी विरोधी गुट बनने का जोखिम उठाता है, जबकि भारत का लक्ष्य वैश्विक विभाजन के दोनों पक्षों से लाभ उठाने के लिए अपने बहुसंरेखित रूप का लाभ उठाना है। साथ ही उभरते हुए अर्थव्यवस्थाओं को तेजी से ध्रुवीकृत युग में सहयोगी क्षेत्रवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन देना है। अब भारत के लिए संभावना और चुनौतियां क्या है? तो एशियो के साथ मूलभूत मुद्दा एक एकीकृत आर्थिक, रणनीतिक या क्षेत्रीय दृष्टिकोण का अभाव है। भारत मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने के चीन, रूस, ईरान, तिकड़ी के प्रयासों के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि भारत पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम के साथ अपने व्यापार, निवेश, रक्षा और तकनीकी साझेदारी में काफी विविधता लाया है। इसके बावजूद भी यह प्रवृत्ति भारत को रूस और ईरान जैसे भागीदारों के साथ एक साथ जुड़ाव को जारी रखने में मदद करती है। मूल रूप से देखें तो एशियो में एक साझा या तरजीह मुक्त व्यापार क्षेत्र या तंत्र का अभाव है, जबकि चीन कई एशियो सदस्यों के लिए एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। इसके निर्यात संचालित और अत्यधिक असंतुलित व्यापार ने न्यायसंगत और टिकाऊ व्यापार पैटर्न को बढ़ावा देने के बजाय खतरनाक निर्भरताएं पैदा की है। रूस के साथ भारत का व्यापार, जो मुख्य रूप से तेल आयात द्वारा संचालित है, बढ़ गया है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप व्यापार घाटा भी बढ़ गया है, जिससे दोनों देश इस समस्या के समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नेक्स्ट है ईरान के साथ अगर संबंध देखें भारत की, तो ईरान पर भारी प्रतिबंधों के कारण कई चुनौतियां विद्यमान है, खासकर व्यापार को लेकर। ईरान के
सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। गुजरात के कांडला बंदरगाह से आसानी से पहुंचा जा सकता है और चाबहार रणनीतिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य के पास स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है। चाबहार का और क्या महत्व है भारत के लिए? तो यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया के भू आबद्ध देशों तक पहुंच प्रदान करता है। साथ ही भारत ने चाबहार को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ा है। हालांकि यह गलियारा अभी पूरी तरह से चालू नहीं है। ठोस रणनीतिक योजना के बावजूद रूस और ईरान पर भारी प्रतिबंध और अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे युद्ध जैसी व्यवहारिक बाधाएं मौजूद है। फिर भी चाबहार भारत को फारस की खाड़ी में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक रणनीतिक सुविधाजनक स्थान प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त भारत ने अडानी समूह के द्वारा निवेश के माध्यम से हाइफा इजराइल में अपनी उपस्थिति मजबूत की है, जिसका उद्देश्य भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC के लिए बंदरगाह का उपयोग करना है। हालांकि क्षेत्र की अस्थिरता के कारण यह पहल भी रुकी हुई है। इसके अलावा पूरी तरह से चालू चाबहार भारत को अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने की भी अनुमति देगा। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार प्रभावी रूप से बंद हो गया है। 2024 में निर्यात में और भी गिरावट देखी गई है। चाबहार का रणनीतिक महत्व तो है, लेकिन यह एससीओ सदस्यों के बीच एक सुसंगत आर्थिक दृष्टिकोण की कमी की भरपाई करने में बहुत कम मदद करता है। इसके बिना संगठनात्मक ढांचा गहरे टिकाऊ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता में सीमित दिखाई पड़ता है। एससीओ के बारे में एक और गलतफहमी यह है कि इसे अक्सर गलती से एशियाई नाटो का दर्जा दिया जाता है, जबकि एशिया में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का कोई भी प्रतिरूप मौजूद नहीं दिखाई पड़ता। एससीओ, जिसमें भारत के कट्टर प्रतिद्वंदी चीन और पाकिस्तान शामिल है, को नाटो के सामूहिक सुरक्षा ढांचे के साथ जोड़ना गलत है। दूसरी बात यह है कि एससीओ के पास दूर दूर तक कोई भी समान सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। यह सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है कि एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। इसके अलावा एससीओ में दो अस्थायी एजेंसियां कार्यरत है, एक रैट्स और दूसरा है बीजिंग में एससीओ का सचिवालय, जो संगठन का प्राथमिक कार्यकारी निकाय है, जो अन्य चीजों के अलावा महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अब देखते हैं रैट्स की क्या स्थिति है। तो एससीओ का ताशकंद उज्बेकिस्तान में स्थित अपनी अस्थायी एजेंसी क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने पर विशेष ध्यान देता है। आतंकवाद विरोधी अभियानों में रैट्स ने अहम भूमिका निभाई है। हालांकि इसकी सफलताओं में मुख्य रूप से चीन और मध्य एशिया देशों को ही लाभ हुआ है। उदाहरण के लिए अकेले 2011 से 2015 के बीच में रैट्स ने कथित तौर पर 20 योजनाबद्ध आतंकवादी हमलों को विफल किया, 600 से अधिक आतंकवादी अपराधों को रोका और 400 से अधिक आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट किया है। इसके साथ ही हजारों की गिरफ्तारियां की गई है। भारत के संबंध में रैट्स की स्थिति को देखें तो भारत के लिए ये प्रयास बहुत कम राहत देती है। चीन द्वारा समर्थित पाकिस्तान भारत में सीमा पर आतंकवाद का महत्वपूर्ण निर्यातक बना हुआ है। दुनिया का आर्थिक और जनसांख्यिकीय गुरुत्वाकर्षण केंद्र अमेरिका और यूरोप से हटकर चीन और भारत की ओर हो गया है। लेकिन विश्व बैंक और IMF दोनों में वोटिंग पावर असमान रूप से पश्चिम के पक्ष में बनी हुई है, जिससे इस जोड़ी के लिए सही मायने में वैश्विक आवाज होने का दावा करना मुश्किल हो गया है। चीन को पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता माना जाता है। विकासशील देशों को ऋण देने में इसकी बड़ी भूमिका ने IMF की ऋण पुनर्गठन प्रक्रियाओं को जटिल बना दिया है और संस्थानों के
ऋणों को कमजोर कर दिया है, जो अक्सर सुधारों पर आधारित होती है। दूसरी जो समस्या इनके सामने आ रही है, पश्चिम का आर्थिक मूल्यों से दूर जाना। नतीजतन एससीओ का आतंकवाद विरोधी ढांचा भारत की मुख्य सुरक्षा चिंताओं को संबोधित नहीं करता है। एससीओ का क्षेत्रीय ढांचा बहुत कम लाभ प्रदान करता है, लेकिन आईएनएसटीसी और चाबहार जैसी विशिष्ट परियोजनाओं के इर्द गिर्द अपने प्रयासों को पूरा करने के लिए भारत के लिए एससीओ एक अच्छा मंच प्रदान करता है। हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि भारत को एससीओ का सदस्य बनने से लाभ है, खासकर तब जब भू राजनीतिक मंथन गहराते हैं, परंतु भारत को रणनीतिक यथार्थवाद के साथ ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है।